नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और बीच में दीपावली का त्योहार था, आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। हालांकि परीक्षा का प्रेशर तो था ही, तो हो सकता है कि उतना एंजॉय ना कर पाया हो। और हमारी और आपकी भी मुलाकात काफी दिनों बाद हो रही है और इसके लिए सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि इतने दिनों से आपसे हम मिल नहीं पाए और आपको बहुत ज़्यादा हम मैटर भी नहीं दे पाए, वीडियो भी नहीं आ पाया। और जो हमारे ग्रुप हैं जहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी मैटर नहीं जा पाया। इसके दो रीजन है, वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो देखिए, बीच में त्योहार पड़ गया तो 3-4 दिन की छुट्टी पड़ गई, उसमें जो हमारा समस्त स्टाफ था वो घर चला गया। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग भी घर गए होंगे, तो वो लोग भी घर गए थे, तो उससे काम प्रभावित हुआ। और जैसे त्योहार समाप्त हुआ तो इसके जस्ट बाद, यानी कि दीपावली के जस्ट बाद मेरा कॉल लेटर आ गया, ज्वाइनिंग लेटर आ गया। तो मैंने दीपावली के तुरंत बाद आकर के ज्वाइन किया और अब मैं सचिवालय पहुंच चुका हूं और अपनी सीट पर बैठ चुका हूं। और आप लोगों की शुभकामनाएं और दुआएं मेरे लिए बहुत काम आती हैं, बूस्टर का काम करती हैं। जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं और इतना स्नेह देते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो इसी वजह से, चूंकि अब नई नई ज्वाइनिंग है और समय उतना नहीं मिल पाया, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया थी, उसमें बिजी बने रहे। तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि इसी वजह से ये दो मेन रीजन थे जिसकी वजह से हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए, आपको मैटर नहीं दे पाए और आपको पढ़ा नहीं पाए। इसके लिए हम दिल से क्षमा प्रार्थी हैं और अब कोशिश करेंगे कि सारी चीजें रेगुलर वे में हों और आपको हम रोज नहीं तो 1-2 दिन छोड़ के तो आपसे मिले ही, कोशिश करेंगे कि आपसे रोज हमारी मुलाकात हो किसी न किसी माध्यम से। और चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और 1-2 फैकल्टी का भी सोच रहे हैं कि वो उनको रखा जाए, क्योंकि अभी विधानसभा की वैकेंसी आने वाली, समीक्षा अधिकारी की, और आपकी लोक सेवा आयोग से भी आने वाली वैकेंसी है। और तो सारी चीजें पता चलती रहती हैं, तो जल्दी वैकेंसी दिसंबर में दोनों आ जाएंगी, इसलिए आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से कराई जाए। तो कुछ प्लान कर रहे हैं, आप लोगों का सहयोग हम अपेक्षित है कि आप लोग सहयोग अवश्य देंगे। दूसरी बात यह है कि जो खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का जो मेंस का दोनों बैच चल रहा है, उनमें काफी दिनों से मैटर नहीं गया है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए व्हाट्सएप पर, कई लोगों ने कॉल करके भी पूछा कि सर क्या बैच खत्म हो गया है, अब नहीं पढ़ाया जाएगा और अभी तो अधूरा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, व्यस्तता थी, अब फ्री हो गए हैं, ठीक है। सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जो आपसे वादा किया था, जो मैंने स्टार्टिंग बोला था, वो एक एक चीज गिन गिन करके पूरी की जाएगी। जब तक आप लोग संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक ये बैच, ये क्लासेस समाप्त नहीं होंगी, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी का हो या फिर समीक्षा अधिकारी का हो, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और जो भी चीजें बची हुई हैं उनको हम जल्दी कंप्लीट कराएंगे। गद्यांश वाला पोर्शन, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी में संक्षेपण और समीक्षा अधिकारी में सारांश वाला पोर्शन तो आज ही कंप्लीट कराने वाले, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, ठीक है। समझाएंगे आपको कि संक्षेपण कैसे लिखा जाता है और सारांश कैसे लिखा जाता है, शीर्षक और रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे की जाती है, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस को आपको हम 4-5 गद्यांश भी देंगे, जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे वो हल होंगे। और 5-5 पेपर आपको हम मॉडल पेपर भी देंगे। जैसे कि समीक्षा अधिकारी की बात करें तो 5 मॉडल पेपर हिंदी के और 5 मॉडल पेपर निबंध के आपको देंगे। उनको आपको लिखना है और मुझे भेजना है, ठीक है। बाकी जो जीएस और हिंदी ऑब्जेक्टिव की 10-10 सीरीज मिलेंगी वो तो मिलेंगी ही। इसी प्रकार से खंड शिक्षा अधिकारी में, अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, जो बीओ वाले हमारे स्टूडेंट हैं उनको ध्यान देना है कि खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्जाम है वो इस साल, यानी कि इस बार बदले हुए पैटर्न पर हो रहा है, या बदले हुए मतलब कि नए पैटर्न पर हो रहा है। इससे पहले इस पैटर्न पर कभी नहीं हुआ है। अब 200 नंबर का जीएस का पेपर है, उसका तो उन्होंने क्राइटेरिया दे दिया, हमने आपको मॉडल पेपर भी कई सारे उपलब्ध कराए हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा। लेकिन अगर हिंदी और निबंध की बात हम करें तो यहां पर कोई आइडिया नहीं है, किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। और उम्मीद ये भी नहीं है कि लोक सेवा आयोग मॉडल पेपर उपलब्ध कराएगा। तो आखिर हिंदी और निबंध का पेपर कैसा आएगा। चलो मान लिया निबंध तो आपके 2 आ गए, ठीक है, 50-50 नंबर के 2 निबंध आपको लिखने होंगे, ठीक है। 2 खंड आ और बा से
आपको एक एक निबंध करना है, 3 आपको मिलेंगे, यानी 6 निबंध होंगे, 2 आपको करने हैं, चलो मान लिया। लेकिन जो 100 नंबर की हिंदी है उसमें कैसे प्रश्न आएंगे? संक्षेपण होगा, पत्र होगा, बहुत सारी चीजें हैं, लोकोक्तियां, मुहावरे, संधि, समास, उत्तर प्रदेश की बोलियां, बर्तनी, शब्द रूप, मतलब बहुत सारा है। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और सब कुछ लिखने वाला है, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। तो इसका कोई मॉडल पेपर नहीं है, फिर भी मैंने, हमारी टीम ने और हमारे विशेषज्ञ हैं, जो भी हमारे लोग हैं, इलाहाबाद के हैं, दिल्ली के हैं, लखनऊ के हैं, सबसे मैंने संपर्क किया और सबसे परामर्श लिया कि कैसा पेपर आ सकता है, ठीक है। तो उसका मैंने अपने आधार पर एक नमूना बनाया है, मॉडल पेपर बनाया है। वो 5 मॉडल पेपर आपको हम देंगे, ठीक है। अब वो मॉडल पेपर ऐसा ही आता है या नहीं आता, लेकिन उम्मीद ये है कि ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है। हम आशा ये करते हैं जो मॉडल पेपर हम आपको देंगे तो उसका जो पैटर्न है वो लगभग वैसा ही होना चाहिए। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है, आयोग पैटर्न बदल भी सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा पिछला अनुभव है, हमारी टीम का अनुभव है, उस आधार पर आपको हम प्रोवाइड करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर आयोग मॉडल पेपर दे देता तो हम उसके आधार पर आपको मॉडल बना के देते, लेकिन आयोग ने नहीं दिया, ठीक है। फिर भी एक प्रयास किया है, उस प्रयास को आप जो भी है उसको सार्थक करिएगा, उसको हल करने का प्रयास करिए, जो भी चीजें दी गई हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि आप एक बेहतर स्थिति में होंगे। और जो भी चीजें अभी खंड शिक्षा अधिकारी में हिंदी वाले में जो भी 7-8 टॉपिक छोटे छोटे हैं, वो छूट गए हैं, उनको भी जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा। कहने का मतलब साफ है कि जो आपसे कमिटमेंट किया गया है वो 100% पूरा किया जाएगा। 99 की कोई बात नहीं, 100% पूरा होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सब कंप्लीट होगा। और खंड शिक्षा अधिकारी का 6 दिसंबर को है, ठीक है। तो उसका समझो कि मुश्किल से आपका 3-4 दिन में जो है सारा मैटर कंप्लीट हो जाएगा। अभी निबंध भी 3-4 बचे हुए हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और समीक्षा अधिकारी का 22 दिसंबर को है, तो उसका भी जल्दी ही हम कंप्लीट, मतलब कि 5 या 10 दिसंबर तक सारा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इसके बाद आराम से आप प्रैक्टिस करिएगा, आंसर लिखिए, मुझे भेजिए। काफी लोग भेज रहे हैं, उनको हम चेक भी करते हैं। कुछ लोगों के चेक करने में थोड़ी देरी हो जाती है समय के अभाव के कारण, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सब कुछ टाइम टू टाइम होगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आपसे वार्तालाप हो गई है और हम आपसे मिल चुके हैं। आज हम बात करेंगे संक्षेपण और सारांश की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा कि संक्षेपण और सारांश क्या होता है, दोनों में अंतर कैसे निकालेंगे हम, और दोनों को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। बीओ में यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी में आपको गद्यांश का संक्षेपण पूछा गया है, जबकि समीक्षा अधिकारी में आपको सारांश पूछा गया है। शीर्षक दोनों पूछा गया है और रेखांकित अंशों की व्याख्या भी दोनों में करनी है, चाहे बीओ हो चाहे आपका समीक्षा अधिकारी हो, ठीक है। हाँ, बीओ वाले में एक प्रश्न और पूछ दिया गया है, इस गद्यांश से जो भी गद्यांश दिया जाएगा उससे संबंधित एक प्रश्न भी होगा, ठीक है। यानी कि समीक्षा अधिकारी की बात करें तो सारांश लिखना, आपको शीर्षक लिखना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। अगर बीओ की बात करें तो आपको संक्षेपण लिखना है, शीर्षक लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है और उस गद्यांश से संबंधित एक प्रश्न होगा, उसका आपको आशय या अर्थ समझाना होगा, ठीक है। तो 4 चीजें वहां पर हो जाएंगी। अभी कितने नंबर का होगा ये समीक्षा अधिकारी वाले में तो स्पष्ट है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी वाले में ये स्पष्ट नहीं है कि शीर्षक कितने नंबर का होगा, संक्षेपण कितने नंबर का होगा और रेखांकित अंशों की व्याख्या कितने नंबर की होगी, ठीक है। वो तो एग्जाम होगा तभी आपको पता चल पाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमको करना क्या, हम पहले अंतर समझिए, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। देखिए संक्षेपण क्या होता है, संक्षेपण का अर्थ जो है वो होता है छोटा कर देना, ठीक है। एक आपको पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। एक आपको मान लेते हैं यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये ठीक है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ का तो संक्षेपण आपको लिखना है, खंड शिक्षा अधिकारी वाले ध्यान दें, ठीक है। जब संक्षेपण आपको लिखना है तो इसका अर्थ छोटा कर देना है, किसको, इस पूरे गद्यांश को आपको छोटा कर देना है। अब कितना छोटा करना है इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जबकि सारांश का अर्थ क्या होता है, सार लिखना, यानी कि इस पूरे गद्यांश का सार क्या है, मूल भाव क्या है इसका, ठीक है। आप सार समझ रहे हैं ना।
अब देखिए अंतर कहां पर आएगा, अंतर आएगा इसके लिखने में। जो संक्षेपण होता है वो मूल गद्यांश का लगभग 1/3 होता है, ध्यान रखिएगा। जो संक्षेपण होता है वो मूल गद्यांश का लगभग 1/3 होता है, जबकि सारांश में ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका सारांश 1/2 भी हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/8 है, 1/10 भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो संक्षेपण है, ठीक है, तो संक्षेपण है इसमें मूल बातों और गौड़ बातों को सबको शामिल किया जाता है। यानी कि जो पूरा का पैराग्राफ यहां शुरू करेंगे तो संक्षेप में आप सब कुछ लिखते जाएंगे। इसकी जो मुख्य बातें हैं और जो गौड़ बातें हैं वो दोनों बातें शामिल की जाती हैं संक्षेपण में, जबकि सारांश में हम सिर्फ मूल बातों पर ध्यान देते हैं, उसके सार पर ध्यान देते हैं। और संक्षेपण में अगर आपने संक्षेपण लिखा है तो तुमने संक्षेपण पढ़ लिया, ठीक है, तो उसको मूल गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने लिखा है संक्षेपण पढ़ने के बाद मूल गद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि मैंने पूरे पैराग्राफ को 1/3 करके संक्षेप में लिख दिया है। जो मूल बातें थी वो भी और जो गौड़ बातें थी वो भी मैंने शामिल कर दी हैं। इसलिए अगर किसी ने संक्षेपण को पढ़ लिया तो उसे इस मूल गद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, जबकि सारांश में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सार है, इसका संक्षेपण नहीं है। इसमें सिर्फ मूल बातों पर ध्यान दिया जाता है सारांश में, ठीक है। और जो संक्षेपण लिखा जाता है, संक्षेपण में जो पैराग्राफ में गद्यांश में लिखा है उसी बात को हम लिखते हैं, जबकि सारांश में हम अपने मन से उसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। कुछ मतलब कि अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ उद्धरण इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ कहावतें इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ पंक्तियां और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सार को अगर आप पढ़ते हैं, यानी सारांश को अगर आप पढ़ते हैं तो उसका मूल गद्यांश आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। पूरे मूल गद्यांश को समझने के लिए आपको पूरा गद्यांश पढ़ना ही पड़ेगा, जबकि अगर आप संक्षेपण को पढ़ लेते हैं तो फिर आपको मूल गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते हैं। जो संक्षेपण है उसमें मुख्य बात के साथ साथ गौण बात भी क्रमबद्ध रूप से लिखी जाती है, ठीक है। यानी कि आपने यहां से स्टार्ट किया, मुख्य बातें और गौण बातें दोनों शामिल करते हुए और पूरा संक्षेपण 1/3 शब्दों में लिख दिया, ठीक है। जबकि सारांश में केवल मुख्य बात पर फोकस किया जाता है, ठीक है। सारांश में केवल मुख्य बात पर फोकस किया जाता है, यहाँ पर गौण बातों को छोड़ दिया जाता है। और इसका जो ये जो सारांश है ये मूल गद्यांश के काफी समीप होता है, ठीक है। नहीं, ये सॉरी, ये जो संक्षेपण है ये मूल गद्यांश के अधिक समीप होता है, जबकि ये कम समीप होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अधिक लिखा है, ये कम लिखा हो, ठीक है। जो संक्षेपण है वो मूल गद्यांश के अधिक समीप होता है। क्यों? क्योंकि मुख्य बातें और गौण बातें दोनों लिखी हुई हैं, ठीक है। तो संक्षेपण आपने समझ लिया तो फिर आपको गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जबकि जो सारांश होता है वो मूल गद्यांश के कम समीप होता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें अपने मन से भी कुछ शब्दों का, अलंकारिक भाषा का, कहावतों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सारांश मूल गद्यांश के कम समीप होता है। नेक्स्ट, ये जो संक्षेपण है ये सरल, सहज और अलंकारिक भाषा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में, सहज भाषा में और अलंकारिक भाषा इसमें इस्तेमाल नहीं की जाती है, ठीक है। जबकि हम सारांश में अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। और ये यहाँ पर कम शब्दों में आपको अधिक जानकारी प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपने देखा कि जो मुहावरे लोकोक्तियां होती है, एक लाइन होती है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अब इसका अगर स्वयं इसका पूरा अर्थ लिखना बैठेंगे तो समझो मतलब कि जो है एक आधी लाइन है, अधजल गगरी छलकत जाए। कम से कम आप उसमें चाहे तो 5, 6 या 8, 10 लाइनें भी लिख सकते हैं, ठीक है। उन्हें जो है थोता चना बाजे घना, इसमें आप चाहे तो 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ में कम शब्दों में अधिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। किसमें? सारांश में कम शब्दों में अधिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक मुहावरा है उड़ती चिड़िया पहचानना, ठीक है। अब इसका आप जो है सिर्फ उड़ती चिड़िया पहचानना, सिर्फ 3 शब्द हैं, लेकिन इसका जो है आप जब अर्थ लगाएंगे या अर्थ लिखेंगे तो कम से कम 8-10 लाइनें आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही ना कि कम शब्दों में
अधिक जानकारी हम दे रहे हैं, उल्टी चिड़िया पहचानना। ठीक है, इसी तरीके से ये जो अलंकारिक भाषा है या जो मुहावरे लोकोक्तियों वाली भाषा है, इस भाषा का इस्तेमाल हम सारांश में करते हैं, जबकि अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल हम संक्षेपण में नहीं करते हैं। उसमें सिर्फ उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो भाषा गद्यांश में लिखी गई है। ठीक है, अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब तक इसको समझ में ना आ जाए तब तक इसको बंद मत करिए। ठीक है, और सारांश या संक्षेपण लिखने से पहले आपको क्या करना है, इसको कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। ठीक, मैंने लिखा है इसको बार बार पढ़ें। ठीक है, जब आप पहली बार पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, और जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब हम कुछ लिखने की स्थिति में आ गए हैं, तभी आपकी कलम चलना प्रारंभ होगी। पहली दूसरी बार में अगर आपने लिखना प्रारंभ कर दिया तो निश्चित रूप से आप गलत लिख करके आएंगे। ठीक है, इसलिए कम से कम 2, 3 या 4 बार गद्यांश को आप पढ़ें, इसके बाद ही उसका आप सारांश या संक्षेपण निकालने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सारांश और संक्षेपण की मूल बातें, जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है, विशेष फोकस करना है, और यहाँ पर 1/3 में लगभग लिख देना है, और यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, 1/3, 1/2, ठीक है, 1/4 कुछ भी हो सकता है, आधा, मतलब जो भी आप चाहे वो, मतलब कि आप सबकी सार है तो सार कितने शब्दों में आता है, आप 1/10 में भी लिख सकते हैं, आप 1/8 में भी लिख सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों अंतर। अब बात आती है इसका शीर्षक कैसे लिखा जाए। तो जब आप सारांश पढ़े जाए, जब गद्यांश आप पढ़ेंगे, ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे, तो 1-2 शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग बार बार होता है, और कोई ऐसा एक की पॉइंट जरूर होता है, कोई एक ऐसा शब्द या टॉपिक या कोई भी ऐसा जरूर होता है जिसके आसपास पूरा गद्यांश घूमता रहता है, वो मतलब केंद्र में होता है और उसी के आसपास घूमता रहता है। जैसे मान लो एक शब्द इस्तेमाल किया है आत्मा, ठीक है, तो मतलब सारी बातें फिर आत्मा के आसपास ही होगी। ठीक है, या इस्तेमाल कर लिया जीवन, ठीक है, या इस्तेमाल कर लिया साहित्य, ठीक है, तो फिर वो सारी चीजें साहित्य के आसपास ही घूमती, कि शायद ऐसा है, शायद वैसा है, यहाँ पर इस्तेमाल होता है, ऐसा हो गया, मतलब फिर वो चीजें साहित्य के आसपास ही घूमती रहती हैं। ठीक है, या साहित्य और जीवन, ठीक है, तो साहित्य और जीवन में विशेषता संबंध बताया जाता है, उसकी बुराइयां अच्छाइयां जो भी होती है वो बताया जाता है। तो ऐसे की पॉइंट्स को, की वर्ड्स को आपको पकड़ना है कि जो हमारा मूल गद्यांश है वो किस पर आधारित है और किसके आसपास ये सब घूम रहा है, बार बार वही चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो हमें पकड़ना है उन चीजों को कि शीर्षक कैसे लिखें। ठीक है, और शीर्षक कोशिश करिएगा कि 2 शब्दों का, 3 शब्दों का, 4 शब्दों का, मतलब अधिकतम 5 शब्दों से बड़ा शीर्षक मत लिखिएगा। ठीक है, जैसे साहित्य और जीवन, ठीक है, या जीवन और संस्कार, ठीक है, या मतलब जो भी है, मतलब कि आप जो है 4 से 5, मतलब मैक्सिमम कोशिश करिए कि 5 शब्द से ज्यादा आपका शीर्षक ना हो। ठीक है, और प्रभावी हो। ठीक है, आप शीर्षक लिखने से पहले 2-3 शीर्षक सेलेक्ट करिएगा रफली, ठीक है, और देखिएगा कि कौन उचित बैठ रहा है, जो उचित बैठ रहा है अपने हिसाब से उसको आपको लिख देना है। ठीक है, किसी का कॉपी करने का प्रयास मत करना है, उसने ये लिखा तो मैं भी ये लिखूं, कोई जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि सब लोग अलग अलग लिखेंगे, तो एग्जामिनर को जो भी बेस्ट लगेगा तो उसी पर आपको नंबर मिलेगा। ठीक, अब आते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करनी है, दोनों करनी है, संक्षेपण में भी करनी है और सारांश में भी करनी है, यानी खंड शिक्षाधिकारी और समीक्षाधिकारी दोनों में आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ लिखा होता है, यहाँ पर जो है बीच बीच में इस तरह से अंडरलाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब जो रेखांकित अंशों की व्याख्या है, मान लो 1 लाइन उन्होंने या 1.5 लाइन उन्होंने अंडरलाइन कर दी। ठीक है, तो इस 1 या 1.5 लाइन को आप कम से कम 4, 5, 6, 8 या 10 लाइनों में भी कर सकते हैं। और जो आप रेखांकित अंशों की व्याख्या करते हैं उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक, आप चाहे तो 1 लाइन को आधे पेज में भी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप कुछ उद्धरण हैं, कुछ कहावतें हैं, कुछ अलंकारिक भाषा है, कुछ मुहावरे हैं, किसी की कोई कथन, मतलब की कथन है, तो इन सब चीजों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा ये। ठीक है, अभी नहीं मतलब कि अगर 1 लाइन का जो अंडरलाइन किया गया तो उसको आप जो 1-2 लाइन में निपटा दें, ऐसा नहीं, उसको कायदे से व्याख्या करनी है। जो भी रेखांकित अंश है उसकी आपको प्रॉपर तरीके से व्याख्या करनी है, एग्जामिनर को समझाना है कि इस रेखांकित अंश का मतलब क्या है। अब आप किस तरीके से, कितने सरल और सहज तरीके से
कितनी आसान भाषा में आप समझा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि मुहावरे, कहावतें, उद्धरण, कथन वगैरह ये सब इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक। किसी महापुरुष का कथन डाल दिया, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक। दिक्कत कहां पर आती है, जब जो अंडरलाइन की गई है, अगर मान लो बीच में कोई अंडरलाइन किया गया है तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर देते हैं कि आपने स्टार्टिंग की एक लाइन देखी और उसके बाद की एक लाइन देखी, तो इस तरह से आप जो है इसको मिला करके कर लेते कि हाँ इसका मतलब ये होगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे पैराग्राफ शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में ही अंडरलाइन कर दिया जाता है, या फिर पैराग्राफ खत्म हुआ और अंत में अंडरलाइन कर दी। यहां बड़ी समस्या होती है, तो यहां पर कोई आइडिया ही नहीं मिलता है कि किस तरीके से हम रेखांकित अंश की व्याख्या करें। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में अंडरलाइन है। आप बताइए, यानी कि प्रारंभ में और अंत में, तो यही बात हम आपको समझानी थी कि यहां पर कैसे करें। तो क्या करना है कि अगर प्रारंभ में ही आपको अंडरलाइन मिल जाती है तो इसके बाद का आप वाक्य जरूर पढ़िएगा, यानी जो वाक्य अंडरलाइन किया गया है उसको पढ़ें और उसके बाद वाला जो वाक्य है उसको भी आप पढ़ें, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको क्या व्याख्या करनी है, ठीक है। इसके बाद अगर बिल्कुल अंत में अंडरलाइन किया गया है तो जो अंत वाला वाक्य है उससे पहले का जो वाक्य है उसको आप पढ़ें, तो उससे भी आपको लग जाएगा कि हमको क्या व्याख्या करनी है। इस तरीके से अगर प्रारंभ में अंडरलाइन किया गया है या अंत में अंडरलाइन किया गया है तो आप जो है बाद वाली लाइन से और पहले वाली लाइन से एक आइडिया ले सकते हैं, एक वहां से कुछ आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमको आंसर लिखना है, किस तरीके से व्याख्या करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमको लिख देना है। और इसमें जो खंड शिक्षा है अधिकारी वाला है, इसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा कि कोई भी एक की पॉइंट दे दे, कोई एक शब्द दे दिया जाएगा कि इस शब्द का आशय समझाइए, ठीक है। तो वो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, तो वो प्रश्न भी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारांश या संक्षेपण लिखना है, शीर्षक लिखना है अच्छा सा बढ़िया सा, और आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, ठीक है। और जो आपको कॉपी मिलेगी हो सकता है कि उसमें जो है लिमिटेड पेज हो, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि हम उतने ही पेज में हमें जो है सब कुछ लिखना है, ठीक है। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसके जो कुछ हल पैराग्राफ हैं, मतलब गद्यांश हैं, समीक्षाधिकारी में भी और खंड शिक्षाधिकारी में भी, वो आपको देंगे। और जो गद्यांश लिखा हुआ उसका मैंने संक्षेपण या सारांश लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जो आपको अनसॉल्व पेपर मिलेंगे वो भी आपको हल करने हैं। बाकी जो मैं आपको सॉल्व दूंगा ना, तो उसको भी आप क्या करेंगे, आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं, जो मैंने लिखा हुआ है वो भी परफेक्ट नहीं है, आप लिखेंगे वो भी परफेक्ट नहीं है, यहां तक कि जो एग्जामिनर लिखेगा ना वो भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने अपने शब्दों में हर कोई लिखता है, ठीक है। तो अब कितना उचित आप लिख पाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो जो भी आपको हल या अनसॉल्व पेपर मिलेगा, हर पैराग्राफ का कम से कम 3 से 4 बार आप संक्षेपण या सारांश निकालने का प्रयास करें और उनकी व्याख्या करें, ठीक है। क्योंकि ये पोर्शन है बहुत जरूरी है और ये हमेशा कॉपी के स्टार्टिंग पहला प्रश्न नहीं होता है। तो ये पहला प्रश्न आपका है, अगर आप जो है इसको अच्छा करेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और जब आपकी आगे कॉपी चेक करेगा तो उसके मन में एक जो है विचार बन जाएगा, थॉट बन जाएगा कि नहीं जो स्टूडेंट अच्छा है और इसने अच्छा लिखा है, जब स्टार्टिंग इतनी अच्छी की है तो निश्चित रूप से अंदर भी अच्छा ही लिखा होगा, ठीक है। तो अगर अंदर थोड़ी बहुत कमियां भी हैं तो फिर वो चल जाती हैं, ठीक है। इसलिए ये पहला प्रश्न है। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि सर क्या इसको बाद में कर सकते हैं या ऐसा नहीं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो प्रश्न है ना वो कॉपी पर आपको प्रिंटेड मिलेगा, तो इसको बाद में करें चाहे पहले करें, वो आपको करना पहले ही पेज पर है, ठीक है। इसलिए उसमें आप नहीं कर सकते छेड़छाड़ कि हम जो इसको लास्ट में ले जाएं और कुछ जो है हमको जो ज्यादा आता हो उसको हम पहले लाएं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रश्न ऑलरेडी वहां पर कॉपी पर आपका प्रिंटेड रहेगा, ठीक है। तो चलिए हो गया आज का। और कुछ अगर आपको दिक्कत है, कोई समस्या, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पर यूट्यूब पर चाहे व्हाट्सएप पर, जहां भी आप जो समझें। और जो हल किए हुए और गद्यांश है वो सारा मैटर आपको आज से मिलना प्रारंभ हो जाएगा और आप लोग हल करिए। बाकी और बीच बीच में आपको वीडियो से संबंधित देते रहेंगे। अभी निबंध भी आपको कुछ मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग को निबंध में दिक्कत आ रही है, तो मैं यही कहूंगा कि जो मैंने बताया, जिस तरीके से निबंध बताया है उसको फॉलो करिएगा, और जितने निबंध मैंने दिए हैं उनको 3-3, 4-4 बार रीड करके
अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और निबंध के इतने अच्छे मैंने आपको जो भी 15-16 टॉपिक दिए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप देखेंगे कि वहां से आपको लगभग निबंध फंसे हुए मिलेंगे, ठीक है। और जो मॉडल पेपर आपको मिलेंगे उसमें भी आपको हल करना है, तो वहां से भी हो सकता आ जाए, ठीक है। इस तरह से अब जो हम लोग अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।